उन्होंने हमारे को पुलिस बूथ थाने में ले गए। उन्होंने हमारी बहुत मार लगाई, हमारे को कबूल करवा दिया कि तुमने रॉबरी मारी है, और मेरे दोस्तों के हाथ में पिस्टल और मेरे हाथ में एक चाकू देकर वीडियो बना ली गई। दोस्तों, एक करोड़पति के घर में डकैती होती है और उसमें एक नेता का भतीजा फंस जाता है। नेता पुलिस थाने में जाता है, एसएचओ से साठगांठ करता है और 20 लाख रुपया देने की एवज में अपने भतीजे के बदले किसी भी स्टूडेंट को फंसा देने की बात कहता है। दरोगा तैयार हो जाता है और दिल्ली का एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है, उसके एक दोस्त को पकड़ लेता है। दोस्तों, दरोगा उस स्टूडेंट और उसके दोस्त को बुरी तरह से पीटता है, इतना पीटता है दोस्तों, इतना पीटता है और जान से मारने की धमकी देता है। आखिरकार वो स्टूडेंट डरकर पुलिस के दिए हुए चाकू और पिस्टल को हाथ में लेकर बोलता है, ये हमारा है और मैंने ही डकैती की है। उसकी पेशी कोर्ट में होती है और कोर्ट में वो स्टूडेंट रो रो कर जज साहब को सारी सच्चाई बता देता है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है उस पुलिस के दरोगा का और उसके साथ 8 पुलिस वाले का और नेता का, कि पूछिए ही मत। स्टूडेंट काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और स्टूडेंट यूनियन मिलकर उस नेता की वो हाल करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी काफ़ी मदद करते हैं और दोस्तों, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के उत्तम नगर की है। उत्तम नगर में एक पॉश कॉलोनी की। वहाँ एक करोड़पति वृद्ध व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था रामजीवन पांडे। उनके 2 बेटे थे और दोनों विदेश में सेटल थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। आलीशान बंगला, घर में सारी सुख सुविधा के सामान, उनके लोकर में सोने चांदी से लेकर नकदी तक सब कुछ भरा हुआ था। दोस्तों, उसी कॉलोनी उत्तम नगर के अमीर बाप के 4 बिगड़े औलाद की नजर उनके ऊपर पड़ती है। जब वो चारों जानते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता है और इनके पास काफी जायदाद है, दोस्तों चारों बिगड़े औलाद इन्हें लूटने की प्लानिंग तैयार करते हैं। और दोस्तों, 6 जुलाई 2025 की एक दोपहर उस वृद्ध व्यक्ति घर में घुस जाते हैं। चारों नकाब पहने हुए थे और वृद्ध व्यक्ति को डरा धमका कर उनसे तिजोरी की चाबी मांगते हैं। जब वो वृद्ध व्यक्ति मना करता है तो चारों उसे पीटते हैं। दोस्तों, वो वृद्ध व्यक्ति भी इनसे भिड़ जाता है, लेकिन वो 4 थे। इनका चाबी जबरदस्ती छीन लिया जाता है, लेकिन इस मारा पीटी में एक लड़के का चेहरे का नकाब निकल जाता है और उनके कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान किसी को नहीं जाता है। वो लड़का अपना नकाब ठीक करता है और उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं पर दूसरे कमरे में बंद कर देता है और चाबी लेकर पूरा तिजोरी खोलकर लूट के भाग जाता है। दोस्तों, तिजोरी में करोड़ों की संपत्ति थी। सोने के जेवर, चांदी के जेवर, नकदी, बहुत सारे थे। दोस्तों, जैसे तैसे करके बूढ़ा व्यक्ति उत्तम नगर थाने में कंप्लेन दर्ज करता है और कंप्लेन लिखाया जाता है 8 तारीख को, 8 जुलाई को, यानी घटना के 2 दिन बाद। दोस्तों, जैसे ही कंप्लेन की रिपोर्ट उन चारों लड़कों को पढ़ती है और जिसका नकाब खुला था, जिसका चेहरा दिख रहा था, उसका नाम था रिंकू सिंह। वहीं के एक पार्टी का विधायक का भतीजा था। दोस्तों, विधायक का नाम था दिनेश कुमार। वो भले ही इलेक्शन हार चुका था, लेकिन दबदबा कायम था। वो अपने भतीजे को बोलता, ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, हमारे रहते तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, सीधा उत्तम नगर थाना जाता है और एसएचओ से साठगांठ करता है, बात करता है कि मेरे भतीजे को बचा लीजिए, आपको इसके एवज में 20 लाख रुपया दूंगा। दोस्तों, 20 लाख की बात सुनकर एसएचओ साहब काफ़ी लालच में आ जाते हैं। अब बोलते, नेताजी आप चिंता मत कीजिए, पुलिस को कैसे रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना अच्छी तरह से आता है। और ये दिल्ली है, दिल्ली में भारत के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, किसी को भी उठा लूंगा और मार मार के उनसे रॉबरी की बात, डकैती की बात कबूल करवा लूंगा। उनके हाथ में चाकू पिस्तौल देकर उनका वीडियो भी बना लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका भतीजा बिल्कुल सेफ है। दोस्तों, नेताजी खुश हो जाते हैं और 10 लाख रुपया एक सूटकेस में निकाल कर उन्हें दे देते हैं। अब बोलते हैं, दरोगा साहब ये है 10 लाख एडवांस और 10 लाख काम होने के बाद। दोस्तों, एसएचओ साहब खुश हो जाते हैं और 10 लाख रुपये लेते हुए बोलते हैं कि नेताजी कानून किताब अलग होती है और हमारा कानून अलग होता है। और दोस्तों, वो दरोगा जी अपने पुलिस टीम से बात करता है। थाने में टोटल 7 लोग थे, एसएचओ को मिलाकर 8 लोग, और सबको 1-1 लाख रुपए देने की बात करता है। अब बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करो, तुम सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा। दोस्तों, थाने के सभी सिपाही उनके लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को एसएचओ साहब गश्त पर निकलते हैं और उधर से एक स्टूडेंट जिसका नाम था अभय कुमार अपने 2 दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ कर वापस लौट रहा था। एसएचओ साहब उसे पुलिस जीप पर बैठा लेते हैं और लेकर उसे आ जाते हैं थाने को लॉकअप में डाल देते हैं। वो स्टूडेंट अभय पूछता रहता है, सर हमने क्या किया है, हमारी गलती क्या है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बोलता है, उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है।
दोस्तों दूसरे दिन यानी 8 जुलाई को वो वृद्ध व्यक्ति रोता पीटता थाने आता है और अपने यहाँ डकैती की बात का कंप्लेन लिखाता है। और एसएचओ साहब इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि वो बूढ़ा जैसे ही कंप्लेन लिखाएगा फिर इनका खेल शुरू हो जाएगा। और बूढ़ा व्यक्ति कंप्लेन लिखा के चला जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द चोर को पकड़ लूंगा। अब बूढ़ा के जाते ही इन तीनों स्टूडेंट के ऊपर सामत आ जाती है। इन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और उनसे कही जाती है कि तुम कबूल करो, तुम लोगों ने ही उस वृद्ध के घर में डकैती किया है। दोस्तों स्टूडेंट चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और बोलते हैं साहब मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, मेरी एग्जाम है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कोई डकैती नहीं की है। लेकिन पुलिस वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी पिटाई क्रम में दोस्तों रात हो जाती है। रात को 11 बजे वो एसएचओ दारू पी के थाने में आता है। उसके थैले में एक पिस्टल एक चाकू था और लड़कों को बोलता है अगर तुम रॉबरी की बात, डकैती की बात अगर कबूल नहीं करोगे तुम्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो डकैती की बात कबूल कर लो, कम से कम तुम्हारी सांसें तो चलेगी, भले ही जेल में रहो। दोस्तों लड़के काफ़ी डर जाते हैं और दोस्तों वो मार से बचने के लिए कबूल लेते हैं कि डकैती उसने ही की है। फिर क्या था, एसएचओ साहब उसके हाथ में पिस्टल देते हैं, दूसरे के हाथ में चाकू देते हैं, उनका वीडियो बनाया जाता है और वीडियो में ये दिखाया जाता है, ये कबूल किया जाता है कि मैंने डकैती की है, ये मेरा पर्सनल हथियार है और मैंने उस वृद्ध के घर में रॉबरी की है। दोस्तों उत्तम नगर का डकैती केस सोल्व। सभी लोग तारीफ कर रहे थे, वाह पुलिस होता ऐसा, एक ही दिन में केस सोल्व कर दिया। जिसने भी सुना वही परेशान हो गया कि स्टूडेंट भी अब डकैती करने लगे हैं। दोस्तों कोर्ट में उनकी पेशी होती है और जज साहब जब उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का बोलता है सर मेरा नाम है अभय सिंह, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ परीक्षा की तैयारी करने आया हूँ और पुलिस के दरोगा मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले आए हैं और हमारे साथ काफ़ी मारपीट किए हैं। दोस्तों वो शर्ट खोलकर अपना शरीर का दाग दिखाता है और जज साहब को पूरी सच्चाई बता देता है कि साहब इन्होंने मार मार कर जबरदस्ती मुझसे कबूल करवाया है कि मैंने ही डकैती की है। दोस्तों जज साहब एक वकील को बोलते हैं इनका बयान दर्ज करो। आप दोस्तों एक बार फिर से ये बयान सुन लीजिए। उन्होंने हमारे को पुलिस बूथ थाने में ले गए सर। फिर 10 तारीख को हमारे को कोर्ट के पास पेश किया गया। 3 दिन उन्होंने सर हमारे को रिमांड में रखा और उस दौरान उन्होंने हमारी बहुत मार लगाई कि हमारे को कबूल करवा दिया कि तुमने रॉबरी मारी है और मेरे दोस्तों के हाथ में पिस्टल और मेरे हाथ में एक चाकू देकर वीडियो बना ली गई, जिस दौरान फिर हमने सर पिटने के डर के मारे हमने कबूल कर दिया कि सर ये चाकू। सुना दोस्तों पुलिस वाले कैसे जाति करते हैं। एक सीधे साधे स्टूडेंट जिसने वो कुकर्म किया ही नहीं है उसे फंसा दिए सिर्फ पैसे के लालच में, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिए। जब जज साहब से पूछते हैं तुम्हारी गिरफ्तारी कब हुई है, वो स्टूडेंट बताता है हमारी गिरफ्तारी 7 तारीख को हुई है। और जब जज साहब एसएचओ से पूछते हैं कि भैया एफआईआर कब दर्ज हुआ है, तो 8 तारीख को। यहाँ एसएचओ साहब फंस जाते हैं और मामला था 6 तारीख का, डकैती 6 को हुई है, एफआईआर 8 को हुआ है और स्टूडेंट की गिरफ्तारी एक दिन पहले कर ली गई है। दोस्तों मामला समझते जज साहब को देर नहीं लगती है। दोस्तों जज साहब उस स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हें जहाँ से उठाया गया उस लोकेशन का जगह बताओ। स्टूडेंट सारा लोकेशन सच सच बता देता है। जज साहब जब इसकी इंक्वायरी करवाते हैं दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वाले दिख जाते हैं उन तीनों स्टूडेंट को उठाते हुए, और ये घटना 7 जुलाई की थी। दोस्तों जज साहब ये सुनकर इतना गुस्सा होते हैं कि तुरंत पुलिस कमिश्नर को बुलाते हैं और उन्हें इन 8 पुलिस वाले के खिलाफ जांच का आदेश देते हैं। स्टूडेंट को बाइज्जत बरी करते हैं और स्टूडेंट के छूटने के बाद जैसे ही जाकर वो अपने स्टूडेंट संग में बताता है कि मेरे को दरोगा जान से मारने वाला था और उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। दोस्तों स्टूडेंट ने जैसे सुना उनका पारा 7वें आसमान पर। सारे स्टूडेंट एक हो गए, पूरे थाना का घेराव हुआ और थाना से एसएचओ को घसीट कर पीटते हुए बाहर निकाले। एसएचओ अपनी जान बचाने के लिए पूरी सच्चाई बक देता है और वो नेता दिनेश कुमार का नाम भी सामने आ जाता है। फिर क्या था दोस्तों, हजारों की संख्या में स्टूडेंट उस एमएलए जो कि हारा हुआ एमएलए था, उस नेता दिनेश का घर घेर लेते हैं। दोस्तों घर में पथराव होता है, तोड़फोड़ की जाती है। जब उसे गुर्गे आते हैं इसे समझाने के लिए तो गुर्गे को जम के पीटा जाता है और नेता दिनेश कुमार के घर में घुसकर दिनेश कुमार को लातों से जूतों से जैसे तैसे स्टूडेंट खूब ढूंढते हैं। दोस्तों उन्हें बचाने पुलिस आती है, पुलिस वाले की भी धुनाई स्टूडेंट कर देते हैं। दोस्तों आखिरकार मामला आउट ऑफ कंट्रोल होते ही पुलिस कमिश्नर को खुद आना पड़ता है। वो स्टूडेंट को समझाते हैं और शांत करते हैं कि बच्चों तुम लोग अपना भविष्य बनाओ, तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो और बड़े बड़े ऑफिसर बनो। दोस्तों ये सब कहने पर स्टूडेंट शांत हो जाते हैं और चले जाते हैं। एचएसओ समेत 7 पुलिस वाले को निलंबित कर दिया जाता है, उनके ऊपर जांच चल रही है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होता है।
लेकिन एक बात दोस्तों समझने वाली है, अगर उस जगह पर जहाँ से स्टूडेंट को उठाया गया था अभय को, वहाँ सीसीटीवी नहीं होता तो अभय की जिंदगी क्या होता है। उधर डकैती के जुर्म में जेल चला जाता, उसका कैरेक्टर खराब हो जाता और अफसर बनने का सपना धरा का धरा रह जाता। इधर मंत्री का भतीजा साफ बच जाता और दूसरा क्राइम करने का प्लानिंग बनाता, और इधर एसएचओ पुलिस वाले को भी चस्का लग जाता पैसा लेकर किसी भी स्टूडेंट को फंसा देने का। ये एक ट्रेंड चल जाता। लेकिन कहते हैं दोस्तों, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला भी है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जज साहब को थैंक्स जरूर बोलिएगा जो अपनी सूझबूझ से 3 स्टूडेंट की जिंदगी को बचा लिया और सही कातिल तक पहुंच गए। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।